दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 249वें नंबर का लेक्चर है, यानी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 19वां लेक्चर है। जी हां दोस्तों, और आज हम कवर करेंगे 7441 से लेकर 7470 तक के सवाल। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का 250वां लेक्चर होगा और हम लोगों का जो सवाल होगा वो 7500 सवाल दोस्तों हो जाएंगे अगले लेक्चर में। आज जो हम कवर करें दोस्तों, इसमें पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी पठार के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया गया। दोस्तों एक्चुअली में हम पृथ्वी के स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बताया था पर्वतों के बारे में पढ़ना है, तो पर्वतों के ऊपर 2 वीडियो दिया गया। उसके बाद दोस्तों पठार के बारे में पढ़ना था, तो आज पठार का भी दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में। इस तरह से स्थलाकृतियों से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और पठार से संबंधित और भी सवाल देखते हैं जो कि भारत और विश्व दोनों से संबंधित है। ठीक है, और देखते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो पाई। देखिए, आपने चाहे जहां से भी कोचिंग किया हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपने चाहे छोटी कोचिंग पढ़ी हो चाहे बड़ी कोचिंग में पढ़ा हो, लेकिन आपके नोट्स में पठार के मामले में ये सारे तथ्य होने चाहिए। अगर नहीं है तथ्य तो आप लिखिए, खुद से लिखिए दोस्तों। खुद से लिखेंगे तो चीजें और बेहतर ढंग से तैयार होंगी। ऐसे विषय दोस्तों जो इंडिविजुअल लॉन्च किए गए दोस्तों, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सीधे आइए मुद्दे की बात करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मेसोटा का पठार आपने सुना होगा कि नहीं। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था मेसोटा के पठार के बारे में। किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था ना। मेसोटा का पठार दोस्तों कहां पड़ता है? तो ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, देखिए यहां से 2 चीजें पूछता है। एक तो ये पूछता है दोस्तों कि किस महाद्वीप पर स्थित है। तो बहुत आसान सवाल हो गया भाई। अगर महाद्वीप पूछोगे तो भाई ज्यादा महाद्वीप तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत आसानी से बच्चा उत्तर दे देगा। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, आपको और पढ़ना पड़ेगा कि यह किस देश में स्थित है या किस देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहां मध्य लिख ही रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर स्थित है दोस्तों। कौन सा? मेसेटा पठार। इसका नाम है मेसेटा। ठीक है, या मेसोटा भी पढ़ते हैं, मेसेटा पठार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक चीज और दोस्तों आप यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ये किस प्रायद्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो इसी यूरोप महाद्वीप में दोस्तों एक अरेबिया। देखिए एक अरेबियन शब्द होता है, यहां पर अरेबियन शब्द नहीं है, यहां पर शब्द है आइबेरिया। ठीक है, आइबेरिया, जरा ध्यान से बोलिएगा। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे तो मुंह से क्या निकल जाएगा? अरेबियन निकल जाएगा। तो अरेबियन का संबंध दोस्तों अरब से हो जाएगा, वो अलग है। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ना है? आइबेरिया पढ़ना। ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप में दोस्तों स्थित है। ठीक है, यह कहां पर स्थित है? आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है। और आइबेरिया प्रायद्वीप दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हमने पहले ही बता दिया कि यूरोप में। ठीक है, तो ये वाला तथ्य आप पूरा याद रखेंगे, सवाल यहां तक जाके बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, एशिया माइनर। हम लोग कई बार दोस्तों इतिहास में भी इस शब्द का प्रयोग सुने होंगे, एशिया माइनर। ठीक है, कि दोस्तों अच्छा इस शब्द का प्रयोग कब आता है? जब हम बात करते हैं दोस्तों आर्यों के आगमन की। किसकी बात करते हैं? मैं बात करता हूं दोस्तों आर्यों के आगमन की। तो कहा जाता है दोस्तों आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, ये कहां से आए हुए थे दोस्तों? तो ये एशिया माइनर से आए हुए थे, ऐसा पढ़ा जाता ना। चलिए वो तो इतिहास की बात है। करा एशिया माइनर के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, एशिया माइनर के पठार का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अनातोलिया पठार। क्या नाम दोस्तों? इसका दूसरा नाम है अनातोलिया पठार। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? अनातोलिया पठार है। और ये पड़ता कहां पर दोस्तों? तो विशेषकर इसका ज्यादातर हिस्सा दोस्तों तुर्की में पड़ता है। कहां पर दोस्तों? इसका अधिकांश भाग कहां है? इसका अधिकांश हिस्सा दोस्तों कहां पर है? वो कहां पर दोस्तों? तुर्की के आसपास स्थित है दोस्तों, तुर्की के एशिया वाले हिस्से में दोस्तों स्थित है, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम दोस्तों, इसे द लेवंत भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? याद रखेंगे, इसे द लेवंत के नाम से भी जानते हैं। ये आपके लिए दोस्तों बिल्कुल नया सवाल होगा। कभी मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया भाई द लेवंत किसे कहते हैं, क्या पूछ दे? द लेवंत किसे कहते हैं? तो जवाब क्या होगा? अनातोलिया पठार का दूसरा नाम है द लेवंत, या उसे फिर हम एशिया माइनर के पठार के रूप में भी दोस्तों जानते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, करा अरब का पठार कहां स्थित है? ठीक है, सिंपल सा सवाल पूछा दोस्तों, अरब का पठार। तो भैया अरब का पठार तो अरब में ही स्थित होगा, लेकिन दोस्तों यह अरब यानी आपसे ठीक है, चलिए आपने अरब मान लीजिए बोल लिया, लेकिन अरब में कहां पर
पर दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया में। कहां पर दोस्तों? दक्षिण पश्चिम एशिया। एशिया के दोस्तों दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्या स्थित है दोस्तों? यह अरब स्थित है। ठीक है, अरब कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं, तो अरब का पठार भी कहां स्थित है दोस्तों? यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यह आप याद रखेंगे। कहां से कहां तक लेकर दोस्तों? तो लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी के मध्य। ठीक है, लाल सागर से लेकर कहां तक दोस्तों? फारस की खाड़ी तक। कहां तक? फारस की खाड़ी तक दोस्तों क्या स्थित है? याद रखेंगे, अरब का पठार स्थित है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। तो देखिए, बताने का वजह है दोस्तों, जब इतने डिटेल में आप चीजें पढ़े रहेंगे ना, तब जाके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत आराम से आप उत्तर भी याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीखिए। एक को पढ़िए, एक के साथ दूसरे चीजों को जोड़िए। जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ज्यादा बढ़िया कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा कि पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सोमालिया में कौन सा पठार है? ठीक है, एक देश का नाम दे दिया दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका देश का नाम दे रहा है, और वहां पर इथियोपिया और सोमालिया का नाम दे रहा है। ठीक है, ये जो सींग वाला हिस्सा दोस्तों वहीं पर है। तो यहां पर कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? यहां पर स्थित है अबिसीनिया का पठार। कौन सा दोस्तों? यहां कौन सा पठार स्थित है? यहां स्थित है अबिसीनिया का पठार। ठीक है, याद रखेंगे, अबिसीनिया का पठार कहां स्थित है? यह पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सोमालिया देश के मध्य दोस्तों स्थित है। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका एक ही, अच्छा यहां पर दोस्तों ऐसे बना हुआ ना, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसको हार्न ऑफ सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी परीक्षा में आता है, पूछा जाता है। आगे देखिए दे रहा है, ठीक है, करे टर्की के एंटीक व टीरस श्रेणियों के मध्य। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां दोस्तों करे एंटीक व टीरस श्रेणियों के मध्य, और ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये टर्की में। वैसे टर्की का नाम बदल के अब तुर्की हो गया है। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम क्या हो गया? अब नाम चेंज होकर के इसका नाम रख दिया गया तुर्की, जिसे हम पहले टर्की पढ़ते थे, अब उसे तुर्की नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इसके एंटीक व टीरस श्रेणियों के बीच में दोस्तों कौन सा पठार स्थित है? तो ये अनातोलिया का पठारी तो है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे चर्चा किया था। कौन सा पठार दोस्तों? अनातोलिया का पठार। ठीक है, अनातोलिया का पठार, जहां हमने बताया था कि इसका अधिकांश हिस्सा दोस्तों कहां पर है? अधिकांश कहां पर है? इसका अधिकांश हिस्सा ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, ये मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसे हम द लेजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द लेजेंड कहते हैं ना। लेजेंड ही लिखा था कुछ और, द लेवंत। ठीक है, लेवंत, लेजेंड नहीं। ठीक है, सही है, लेजेंड नहीं, लेवंत ही कहिए। ठीक है, अचानक से दिमाग में आया, फिर मुझे लगा कहीं कुछ और न लिख दिया हूं। ठीक है, द लेवंत के नाम से जाना, लेजेंड मत कहिएगा। ठीक है, लेजेंड तो अलग चीज हो जाएगा, लेवंत, इसे क्या कहा जाता है? द लेवंत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यही एनातोलिया का पठार जो है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, दक्षिणी मैक्सिको, नहीं मैक्सिको होता दोस्तों, दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर, जैसे ही क्या बात, अच्छा प्रशांत महासागर तट, इसका मतलब दोस्तों सीधे सीधे पश्चिमी तट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? अमेरिका के पश्चिमी तट पे दोस्तों प्रशांत महासागर है। पूर्वी तट की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सीधे सीधे प्रशांत ओशियन की बात करा, यानी पश्चिमी तट पर करा कौन सा पठार स्थित है? तो मैक्सिको के पश्चिमी तट पर जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको चिया पास का पठार। कौन सा दोस्तों? चिया पास। क्या नाम है दोस्तों? चिया पास का पठार। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों? चिया पास का पठार मिलेगा। चिया पास के पठार को दोस्तों मैक्सिकन पठार के नाम से भी जाना जाता है, या कई जगह पे दोस्तों उसे मैक्सिस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैक्सिस्को पठार। ठीक है, मैक्सिस्को पठार भी दोस्तों कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चाहे आप मैक्सिस्को कहिए, चाहे आप दोस्तों चिया पास, ये लिखा हुआ चिया पास याद रखेगा, चिया पास पठार। ये कहां पर दोस्तों? ये प्रशांत महासागर वाले तट पर है, मैक्सिको के पश्चिम वाले हिस्से में। ठीक है, पूरब की तरफ मत कीजिएगा। ठीक है, पूरब की तरफ में दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेक्ट, टेलीग्राफिक पठार के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? याद रखेगा, इस पठार में दोस्तों, इस पठार में टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन जब बिछाया जा रहा था दोस्तों, टेलीग्राफ लाइन जब बिछाया जा रहा था तो उसके लिए दोस्तों बड़ा अच्छा था ये। ठीक है, बहुत अच्छा जगह था, इसीलिए दोस्तों इसका नाम ही क्या रख दिया गया?
टेलीग्राफिक पठार रख दिया गया, काफी समय पहले की बात है। कह रहा है यह किस महासागर में स्थित है, तो दोस्तों अब महासागर की बात करेंगे तो दोस्तों ये ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कहां पर दोस्तों? ग्रीनलैंड के उत्तर में दोस्तों स्थित है। तो यहां पे आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, आर्कटिक कहें कि अटलांटिक कहें, पहले बताइए, ठीक है। एक मिनट, ग्रीनलैंड के उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा ना, ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में, क्योंकि ग्रीनलैंड दोस्तों वह स्थान है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके केवल 10% क्षेत्रफल ही पर ही दोस्तों एस्किमो नामक जाति रहती है, जनजाति रहती है, ठीक है, जो बर्फ के घर बनाकर रहती, इग्लू, जिसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा ग्रीनलैंड दोस्तों डेनमार्क के नियंत्रण में आता है। इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, वहां नहीं जाना। उसके दक्षिण में नीचे की तरफ देखें दोस्तों तो टेलीग्राफिक पठार है, और ये आप कह सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक के आसपास पड़ता है। कहां पर दोस्तों? ये कहां पर है? ये उत्तरी अटलांटिक के आसपास, ठीक है। तो अटलांटिक कहिए, ठीक है, अटलांटिक कहिए, ठीक है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के किस हिस्से में दोस्तों? याद रखेंगे उत्तरी भाग में, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के उत्तरी भाग में दोस्तों यह स्थित है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ऑस्ट्रेलियाई पठार स्थित है, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के दो भाग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दो हिस्से कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा हो गया दोस्तों पूर्वी हिस्सा, और एक हिस्सा हो गया दोस्तों पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें, तो पूर्वी तरफ दोस्तों आप ग्रेट बैरियर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो कोरल रीफ है वो दोस्तों पूरब की तरफ स्थित है, ठीक है। या जिसे आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आपका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ है। जबकि जो ऑस्ट्रेलियाई पठार है ये कहां स्थित है दोस्तों? तो यह पठार जो है ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अगर हम पठार की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये पश्चिम में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है मेडागास्कर, ठीक है। बच्चा जानता है दोस्तों मेडागास्कर कहां है? अफ्रीका के ठीक पूरब में दोस्तों स्थित है। कर मेडागास्कर का पठार किस महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है? तो याद रखेगा, बहुत आसान सा आपका जवाब हो जाएगा, यह अफ्रीका के पास में स्थित है, ठीक है। और इसी के पास से दोस्तों अफ्रीका अब जो है टूट भी रहा है, ठीक है। हालांकि मेडागास्कर स्वयं में दोस्तों एक अलग से द्वीप है। मेडागास्कर क्या है? एक द्वीप अलग से, लेकिन उसके पीछे जो अफ्रीका का हिस्सा है वो भी दोस्तों टूट रहा है, और कहा जा रहा है कि अभी तो इतना जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। हालांकि जो दरार है वो दरार मिल गई दोस्तों, 2005 में ही दोस्तों दरार बन गई थी। अब तक दोस्तों करीब 50 किलोमीटर से अधिक की दरार बन चुकी। कभी आप गूगल मैप कीजिए तो आपको मिलेगा इमेज, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मेडागास्कर का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारी क्लास है ना, ये स्पेशली दोस्तों दुनिया और भारत के जो प्रसिद्ध पठार हैं, यहां से जो सवाल बनते हैं हम मोस्टली दोस्तों उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप, ठीक है, पूर्वी प्रायद्वीप पर कौन सा पठार स्थित है? तो बड़ा संकट खड़ा कर दिया, ठीक है, क्योंकि दक्षिण एशिया, उत्तर दक्षिण, तो दोस्तों अगर भारत की बात करेंगे तो भारत दक्षिण पूर्व में आता है। कर दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर, ठीक है, पूर्वी प्रायद्वीप पर दोस्तों कौन सा पठार है? तो दोस्तों ये भारत से भी थोड़ा आगे चले जाइए तो आपको एक पठार मिलेगा इंडोचीन, ठीक है। क्या मिलेगा दोस्तों? ऐसे तो बहुत सारे पठार, जैसे आप दक्कन का पठार ले लीजिए, ठीक है, जैसे आप दक्कन का पठार ले लीजिए, ठीक है, जो किस तरह का पठार है दोस्तों? याद रखेगा, यह जो है ज्वालामुखी पठार है। फिलहाल यहां पर हम कहते हैं दरारी उद्भेदन, ठीक है, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दोस्तों निर्मित इसे मानते हैं, क्योंकि जब दरारी उद्भेदन हुआ तभी दोस्तों अंदर का मैग्मा निकल करके बाहर आ गया और ये लावा जो है ठंडा हो गया, तब जो इसका निर्माण हुआ, ठीक है। इसी तरह से एक पठार है इंडो चाइना पठार। कौन सा दोस्तों? इंडो चाइना पठार। क्या नाम है? इंडो चाइना पठार। याद रखेगा दोस्तों ये भी है। तो दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर दोस्तों कौन सा पठार है? इंडो चाइना पठार आप ले सकते हैं। यहां से कई सारी नदियां भी निकली हुई हैं, जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा इरावदी नदी का, ठीक है, इरावदी नदी, या आपने मेकांग गंगा का नाम सुना होगा, मेकांग गंगा का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? ठीक है, अरे अपनी वाली गंगा नहीं, एक महाबोली गंगा है दोस्तों, वो श्रीलंका में बहती है। एक गंगा हमारे यहाँ है, एक मेकांग गंगा है दोस्तों जो वियतनाम में है, ठीक है, ये मैं वियतनाम वाले मेकांग गंगा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चायो फ्राया का नाम सुना होगा, चायो फ्राया, क्या सुना होगा?
चायोफ्राया, चायोफ्राया का नाम सुना होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, करा स्पेन के आइबेरियन, ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन सा पठार स्थित है। अभी दोस्तों पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये जो पठार था दोस्तों, यह स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित था। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित था। यहीं से तो दोस्तों हमने कहानी शुरू किया था। करा आइबेरियन प्रायद्वीप पर दोस्तों कौन सा पठार स्थित है, तो हमने शुरू किया था जहां हमने पढ़ा था मेसेटा के बारे में, मेसेटा का पठार। ठीक है, कौन सा पठार दोस्तों, मेसेटा का पठार, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि स्थित है। ठीक है, इसे दोस्तों मेसेटा सेंट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्द और याद रखेगा, मेसेटा सेंट्रल, मेसेटा सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से दोस्तों, इसे मेसेटा सेंट्रल भी कहते हैं, ये तथ्य भी याद रखेगा। और ये जो आइबेरियन लिख रहा है दोस्तों, मैंने आइब्रेरियन नहीं लिखा था, मैंने वहां पर लिखा था आइबेरियन। क्या लिखा था दोस्तों, आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, तो कई जगह पे दोस्तों आइब्रेरियन लिखा हुआ है, कहीं पर आइबेरियन लिखा हुआ है दोस्तों। आइबेरियन याद रखिए, ज्यादा सही है। ठीक है, आइबेरियन को साइबेरियन मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा पठार की स्थलाकृति किसके लिए दोस्तों आदर्श है। ठीक है, ये जो पठार है दोस्तों, ये किसके लिए आदर्श माना जाता है, तो याद रखेगा ये खनन के लिए आदर्श माना जाता है। किसके लिए दोस्तों, खनन के लिए। ठीक है, पठारी क्षेत्रों से खूब दोस्तों खनन होता है, क्योंकि यहां से दोस्तों बहुतायत मात्रा में खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, बहुतायत मात्रा में क्या मिलते हैं दोस्तों, यहां से खनिज मिलते हैं। तो खनिज के लिए यानी खनन के लिए दोस्तों ये बहुत आदर्श जगह होती है जो पठार होता है, जहां भी पठार है। तो जिस देश में जितना ज्यादा पठार है, उस देश में दोस्तों उतने ज्यादा खनिज मिलने की संभावना भी है। अब जब ऐसी बात है तो कुछ चर्चा दोस्तों हम खनिजों के बारे में भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे सवाल दे रहा दोस्तों कि पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। ठीक है, खनिज नहीं, मतलब खनिज तो नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, खनिज तेल नहीं पाया जाता। खनिज तेल का मतलब क्या दोस्तों, ना तो खनिज तेल पाया जाता है, ना ही दोस्तों प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, अगर हम बात करें क्या पाया जाता है, तो खनिज के रूप में दोस्तों यहां सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तांबा, ठीक है, इस तरह के दोस्तों आइटम जो है मिलते हैं। याद रखेंगे ये सारी चीजें मिलती हैं पठारी क्षेत्रों में। आप जहां जहां भी दोस्तों देखेंगे इनका खनन होता है, मोस्टली जगह दोस्तों इस तरह के खान आपको सुनने या देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है। ठीक है, आइए अब बात करते दोस्तों, पहले हम समझेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, आपने पढ़ा दोस्तों दक्कन का पठार, ये जो दोस्तों दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दोस्तों निर्मित हुआ है। ठीक है, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दोस्तों निर्मित हुआ। पहली पॉइंट, यहां पर क्या पाया जाता दोस्तों, तो यहां पर बेसाल्ट लावा पाया जाता दोस्तों। इसी बेसाल्ट लावा के क्षरण से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अब आपसे पूछ रहा है कि किस युग में इसका निर्माण हुआ है, तो याद रखेगा क्रिटेशियस काल में। किसमें दोस्तों, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस। ठीक है, कौन से काल में दोस्तों, क्रिटेशियस युग में दोस्तों इस जो है इसका निर्माण हुआ है, ये आप याद रखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं दक्कन के पठार की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों महाकल्प, कल्प और अलग अलग युगों के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, आप चाहें तो जाके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। नदियों का प्रवाह दोस्तों किस दिशा में होता है, यहां पर उसी दिशा के बारे में बताना। ठीक है, तो नदियों का प्रवाह दोस्तों यहां पश्चिम से पूर्व होता नजर आता है। ठीक है, कहां पर दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, हालांकि अपने यहां भी दोस्तों जितनी भी नदियां हैं मैक्सिमम दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ ही चलती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, लेकिन वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं नर्मदा, ताप्ती, ये भी आप याद रखेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो फ्री क्लासेस दिया जा रहा है आपको, ये क्लास में दोस्तों अभी हम लोग 249वां लेक्चर कवर कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर दोस्तों, ये कौन सा लेक्चर है, ये 249 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले आपको क्या पढ़ाया गया जरा उसके बारे में जान जाइए। ठीक है, तो पहले लेक्चर से लेकर दोस्तों 45 लेक्चर तक जो क्लास दिया गया, ये आपको दोस्तों संपूर्ण प्राचीन इतिहास की क्लास दिया गया। 46 से दोस्तों
91 नंबर तक दोस्तों ये मिडावल हिस्ट्री का क्लास दिया गया। 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक जो क्लास दिया गया ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास दिया गया। इस प्रकार दोस्तों पूरे 150 लेक्चर ये किससे संबंधित हैं? केवल और केवल इतिहास विषय से संबंधित है। ठीक है, शुरुआत से लेकर 150 लेक्चर तक क्या है दोस्तों? केवल इतिहास है। इसके बाद दोस्तों 151 नंबर से लेकर के 230 नंबर तक की क्लास है, यानी टोटल दोस्तों 80 क्लास जो दी गई है ये संविधान, संपूर्ण संविधान पर हमने चर्चा किया। जब देखिए जब आप सिस्टम से और सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब जाके समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आप कूद जैसे मान लीजिए पठार का एक वीडियो मैं ना बनाता, पठार का एक वीडियो बनाता चला जाता, क्या हो जाता? कुछ हो जाता क्या? अरे बहुत कुछ हो जाता। ऐसे सवाल जो आज आपको मिल रहे हैं इस पे चर्चा नहीं होता, चर्चा नहीं होता तो परीक्षा में आता तो पक्का, लेकिन दोस्तों आप उसका जवाब दे नहीं पाते। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूं दोस्तों समय है, अभी तो दोस्तों 2 विषय पूरी तरह से समाप्त हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्योग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ये विषय समाप्त करने के बाद दोस्तों हम विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। अगर साथ में जुड़े रहेंगे, सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है दोस्तों, 231 से वो दोस्तों क्लास चल रही है विश्व भूगोल की क्लास चल रही है। और आज ये विश्व भूगोल की दोस्तों हमारी 19वीं क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 19वीं क्लास है। तो 19 लेक्चर दोस्तों आपको दिया जा चुका है, डेली लेक्चर चलता है दोस्तों। ये लेक्चर अगर आपको देखना हो तो सुबह सुबह दोस्तों 9:06 पे आप तैयार रहिए। ठीक है, 9:06 पे दोस्तों ये लेक्चर दिया जाता है, आप जुड़े रहिए और डेली दोस्तों आप लेक्चर का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं कुछ छूटने वाला नहीं है। बस आप अपना कमर बांध के तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों? लिख रहा कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में, ये पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात कर रहा है। ठीक है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार पर दोस्तों कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो दक्कन का पठार है दोस्तों ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, दक्कन का पठार क्या है दोस्तों? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों यहां वर्षा नहीं होती। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है जरा ये समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर दोस्तों ऐसे मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये बादल बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों ढेर सारे बादल हैं, यहाँ क्या है दोस्तों? ढेर सारे बादल हैं। अब ये बादल दोस्तों यहाँ आते हैं तो यहाँ टकरा कर दोस्तों ये बादल क्या कर देते हैं? ये बादल दोस्तों वर्षा करते हैं। ठीक है, ये टकरा कर दोस्तों ये क्या करते हैं? ये बादल वर्षा कर देते हैं। तो पर्वत का एक तरफ का जो हिस्सा होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों? वो हरा भरा होता है। यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो दूसरा हिस्सा होता है इस हिस्से में बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो याद रखिएगा जब बारिश नहीं हो पाती दोस्तों इस हिस्से में बारिश नहीं होती। ठीक है, नहीं हो पाती, नहीं होती या न्यूनतम होती। ठीक है, न्यूनतम, बहुत नाम मात्र। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा है यही दोस्तों क्या बन जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। यहां पर वर्षा नहीं होता। क्यों दोस्तों? पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा है और वो बादलों को उधर जाने से रोक लेते हैं। तो दक्कन के पठार पर दोस्तों बारिश कम होता है। ठीक है, ये दोस्तों मामला है पूरा। जब आराम से इस तरह से पढ़ाया जाए आपको तो क्यों ना चीजें याद हो, बताइए मुझे, क्यों ना याद होगी? ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? ठीक है, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो याद रखेगा दोस्तों चंदन। जी हाँ दोस्तों, चंदन। क्या बात करते हैं सर? चंदन की लकड़ी की बात हो रही, वही पुष्पा वाली, हाँ उसी की बात करना दोस्तों। यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार में दोस्तों बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल लिखेगा यहाँ पर, जैसे दक्कन का पठार दिया ना, एक सवाल आता है छोटा नागपुर पठार। क्या आता है? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में दोस्तों क्या विशेष रूप से पाया जाता है? तो याद रखेगा यहाँ पर आयरन प्लस स्टील के दोस्तों खूब सारे उद्योग लगे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित जो कच्चे माल हैं, जो कच्ची सामग्रियां हैं वो दोस्तों यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। ठीक है,
कच्ची सामग्रियां, ठीक है, कच्ची सामग्रियां दोस्तों यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। इस वजह से यहाँ छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में आयरन और स्टील के बहुत सारे प्लांट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की मैंने जो विशेषता थी दोस्तों वो अभी आपको बताई कि यहाँ पर कौन सा उद्योग है। अभी आपसे पूछ रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखेगा दोस्तों वहां की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, उसका नाम ही है दोस्तों पारसनाथ, याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, पारसनाथ। और यहां पर किसका निक्षेप पाया जाता है दोस्तों, तो यहां पर लेटेराइट के निक्षेप पाए गए हैं, किसके, यहां पर लेटेराइट के निक्षेप पाए गए हैं। ये निक्षेप दोस्तों दूर से देखने पर धब्बे के समान लगते हैं, क्या लगते हैं दोस्तों, धब्बे के समान लगते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो धब्बा है ये क्या है, ये लेटेराइट का दोस्तों निक्षेप है जो छोटा नागपुर वाले बेल्ट में देखने को मिलता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल हो गया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, ठीक है। जब आप मेघालय जाएंगे दोस्तों तो यानी आप पहुंच गए कहां पर दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की तरफ। कहां चले गए, यहां पूर्वोत्तर भारत आ गया, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत आ गया, ठीक है। मेघालय की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी कहां दोस्तों, इसकी राजधानी है शिलोंग। कहां है दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहां है, शिलोंग, ठीक है। कह रहा मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, यह किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मेघालय का जो पठार है यह किसका हिस्सा माना जाता है, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों यह किससे निर्मित है, ठीक है, यह किससे निर्मित है, तो बताएगा दोस्तों ये गोंडवाना सेल से निर्मित माना जाता है, ठीक है। गोंडवाना सेल से निर्मित, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा सवाल बार बार पूछता परीक्षा में, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको जवाब नहीं मिल पाता, क्यों, आप पढ़े नहीं होते। तो मेघालय का पठार, जैसे दक्कन का पठार तो दोस्तों मैग्मा के ठंडा होने की वजह से निर्मित हुआ है, दरारी उद्भेदन के कारण, उसी तरह से जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और इसका निर्माण गोंडवाना शैलों से हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा कौन सा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय का मात्रा यहां सही कर लीजिएगा, कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्य कारकी प्रदेश का भाग है, ठीक है दोस्तों। भूम्य कारकी प्रदेश का दोस्तों भाग कौन सा है, तो देखिए यहां पर लिख रहा है प्रायद्वीपीय पठार और भूम्य कारकी भी दे रहा है, तो बुंदेलखंड की जो उच्च भूमि है यह उसकी विशेषता है, ठीक है। बुंदेलखंड की उच्च भूमि, ठीक है, उच्च भूमि दोस्तों यह भूम्य कारकी से संबंध है, ये आप याद। जब कभी दोस्तों ये शब्द दे दे भूम्य कारकी तो हमेशा आप उत्तर क्या करेंगे, बुंदेलखंड की उच्च भूमि के बारे में बात करेंगे, अन्यथा आपका जवाब क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखो हमने चैप्टर का समराइज वीडियो जो बनाया है, ये कंटेंट कैसे बनाया, होता क्या, जब हमें कोई चैप्टर पढ़ाना होता ना तो सबसे पहले उस चैप्टर का डिटेल तैयार किया जाता है। उस डिटेल से दोस्तों ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस चैप्टर से केवल 10 ही 15 क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो परीक्षा में पठार से संबंधित सवाल आए हैं उन सारे सवालों को यहाँ रख देते हैं, ताकि ये पता चले कि जो सवाल हमने बनाए वो क्या है और जो अलग से एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्या है। इस तरह से आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो पठार से संबंधित 60 सवाल ये आपके तैयार हो जाएंगे। अब कहाँ मिलेगा आपको पठार से संबंधित 60 सवाल, आप जाके ढूंढिएगा इंटरनेट पर, कहीं 60 सवाल नहीं मिलेगा। मिलेगा भी दोस्तों तो 10, 12, 15, 20, 30 बस खत्म, 60 नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ दोस्तों बनाया जाता सवाल, ये बनाए गए सवाल है, ठीक है। इसी तरह से पूछ रहा कौन सा पठार है जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी पाई जाती, मतलब एक ऐसा पठार है जहां पूरब से पश्चिम से दोनों तरफ से दोस्तों नदियों का उद्गम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यह उदाहरण है मालवा के पठार का, ठीक है। मालवा का पठार जो दोस्तों उसके पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से दोस्तों क्या है, जल निकासी होती है। और जो मालवा का पठार है यह एमपी और राजस्थान के मध्य स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश,
प्लस राजस्थान में। एक सवाल दोस्तों और आप यहां पे अच्छा है याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये जो मालवा का पठार दे रहा है, इसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा छोटा नागपुर के पठार ना, छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों आयरन और स्टील के उद्योग ज्यादा लगे क्योंकि वहां उसके कच्चे माल की बहुतायत मात्रा में उपलब्धता है। उसी तरीके से जो मालवा का पठार है, यहां पर किसकी उपलब्धता है दोस्तों, तो यहां पर ग्रेनाइट और नीस की उपलब्धता है। क्या है दोस्तों, यहां पर ग्रेनाइट प्लस नीस की दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा दोस्तों उपलब्धता है। मैं मालवा की बात कर रहा हूं। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, सवाल आता है परीक्षा में, मालवा की गंगा क्या देता है दोस्तों, मालवा की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों, तो मालवा की गंगा कहते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी को। किसे कहते हैं दोस्तों, क्षिप्रा नदी को। याद रखेंगे इसी क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है, ठीक है। उज्जैन जहां पर महाकालेश्वर का दोस्तों ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, ठीक है, वो कहां पर दोस्तों, यही उज्जैन में। और उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा। और क्षिप्रा को क्या कहा जाता है, क्षिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा। हालांकि जब हम भारत में नदी के बारे में पढ़ेंगे तब वहां इस तरह के सवाल देखेंगे। अभी मालवा नाम आया था तो याद आ गया दिमाग में, तो आपके साथ हमने शेयर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है। अब भारत की बात छोड़िए, अगर आप दोस्तों विश्व की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार, तब दोस्तों आप कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों, पामीर का पठार, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और आता है दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार क्या देता है दोस्तों, विस्तृत पठार। तब दोस्तों यहां जवाब चेंज हो जाता है और आप कहते हैं दोस्तों तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार सबसे विस्तृत पठार है क्योंकि दोस्तों यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। ये दो सवाल हुआ। अभी आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पठार। आपको पठार के मामले में ही बताना दोस्तों, लेकिन यह पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और कौन सा दोस्तों, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख पठार। कौन सा दोस्तों, लद्दाख पठार। अब जिन्हें नहीं पता होगा उनका जीवन वही छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार पे दोस्तों बीत जाता, मालवा पठार पे बीत जाता है। वो लद्दाख पठार के बारे में पढ़ते ही नहीं, ठीक है, जबकि है, ठीक है। इसी तरह से तो गढ़वाल पठार भी था जो हिमानी द्वारा निर्मित था ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उस तरह की चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है। पठार तो हैं बहुत सारे, लेकिन हम वहीं उलझ के रह जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। करा कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से राकी पर्वत से, जैसे ही दोस्तों नाम आया राकी पर्वत का, हम समझ गए बात कहां की हो रही दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका की बात हो रही, ठीक है। करा राकी पर्वत से, पश्चिम में दोस्तों ग्रेट बेसिन से, और दक्षिण में दोस्तों सोनोरन के रेगिस्तान से दोस्तों जुड़ा हुआ है। ये कौन सा पठार है, तो एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ रॉकी पर्वत है, दूसरी तरफ दोस्तों ग्रेट बेसिन स्थित है। ये मैं किस पठार की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कोलोराडो पठार की। जिसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, कोलोराडो पठार की बात कर रहा हूं। कोलोराडो के चारों तरफ की दोस्तों स्थिति ऐसी है, ठीक है। और ये है कहां पर स्थित दोस्तों, तो बता दिया कि रॉकी पर्वत भी तो उत्तरी अमेरिका में है, तो ये उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यूएसए का मतलब ही हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहां है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कनाडियन शील्ड, ठीक है। ये कैप्टन अमेरिका वाला शील्ड नहीं है, ना ही दोस्तों एवेंजर वाली शील्ड है। ये कनाडियन शील्ड के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखेगा लॉरेंटियन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों, लॉरेंटियन पठार को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, इसे कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, कैनेडियन शील्ड के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़िए, कह रहा है कौन सा पठार सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी कहां पर है, यह आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सियरा माद्रे यहाँ पूर्वी पश्चिमी दोनों सियरा माद्रे था ना, तो दोस्तों कौन सा इससे घिरा हुआ है, तो याद रखेगा मैक्सिको का पठार। कौन सा दोस्तों, मैक्सिको का पठार, ठीक है। मैक्सिको का पठार दोस्तों ये इससे घिरा हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हम पिछले भी दोस्तों क्लास में बात किए थे, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक टीन उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, सर्वाधिक टीन
उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक भी दिया था, तो बताया था दोस्तों, याद रखेगा टीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और टीना दोस्तों बोलता भी है तो बोलिविया भी बताया था आपको, ठीक है। क्या बताया था? बोलिविया भी बताया था। क्या बताया था? बोलिविया भी बताया था। क्या बताया था दोस्तों? बोलिविया का पठार बताया था कि हमेशा हमेशा याद रखेगा, जब जब दोस्तों टीन की बात आएगी, अगर अपने देश की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ जवाब दीजिएगा, पठार की बात आएगी तो बोलिविया का पठार बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये बोलिविया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। हाँ, एंडीज पर्वतमाला, सही है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की बात याद रखेगा। मुझे कोलंबिया याद आ रहा था। कोलंबिया देश दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में, जबकि ये बोलिविया की बात आ रहा है तो बोलिविया दोस्तों ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों चांदी की दोस्तों एक खान भी फेमस है, चांदी की खान, ठीक है। चांदी की खान एक बहुत फेमस है, उसका नाम है दोस्तों पोटासी। क्या नाम दोस्तों? पोटासी, ठीक है। यह खान है दोस्तों पोटासी खान, इसको भी याद रखेंगे। बड़ा बढ़िया सवाल है, अचानक से दिमाग में क्लिक किया तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए फेमस है दोस्तों? अंगोरा बकरियां दोस्तों याद रखेगा, इन अंगोरा बकरियों की खासियत होती है, इनसे ऊन निकलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों ऊन निकलता है, और ऊन से तो जानते हैं दोस्तों ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। ऊन से क्या हो जाएगा? यहाँ ऊनी वस्त्र दोस्तों बहुतायत मात्रा में बनते हैं। तो दोस्तों अंगोरिया बकरियां पाई जाती है, इसलिए उसे अंगोरा पठार कहते हैं, ठीक है। लेकिन अंगोरा पठार भी कहते हैं, और ये मूल रूप से दोस्तों इसका जो नाम है वो है अनातोलिया पठार। कौन सा दोस्तों? अनातोलिया, ठीक है। सर अनातोलिया पठार तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा, पीछे हमने बताया था ना अनातोलिया पठार, ये वही पठार दोस्तों जो कहाँ स्थित था? जो तुर्की वाले हिस्से में था, ठीक है। तुर्की वाले हिस्से में था अनातोलिया पठार, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर अंगोरा बकरियां दोस्तों बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए दोस्तों जाना जाता है, बेकार मिट्टी के लिए? तो दोस्तों आपने चीन में दोस्तों एक लाओस पठार के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कहां पर दोस्तों? चीन में स्थित क्या पढ़ा होगा? लाओस पठार। कौन सा दोस्तों? लाओस पठार के बारे में पढ़ा होगा। ये लाओस पठार पर दोस्तों लाओस नाम की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लाओस नाम की मिट्टी पाई जाती है, और दोस्तों यह मिट्टी एक नदी में जाके गिर जाती है दोस्तों, मतलब मिल जाती है, इसलिए दोस्तों उस नदी को पीली नदी भी कहते हैं ना, पीली नदी। ये पीली नदी जहां मिलती है दोस्तों, ये जाकर पीला सागर में जल गिराती है, ठीक है। तो वहां सागर समुद्र का रंग भी पीला हो जाता है, बेकार टाइप की मिट्टी है, इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखेंगे लाओस पठार। कौन सा दोस्तों? लाओस पठार, ठीक है। लाओस पठार, ठीक है, याद रखेंगे ना, ये अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। लाओस है कि लोएस पठार है, ठीक है। लाओस मत बोलिए, लाओस एक देश का नाम है, ठीक है। लाओस क्या है दोस्तों? ये देश का नाम हो जाएगा लोएस पठार, ठीक है। लोएस पठार, ठीक है। यहां भी दोस्तों आप लोएस कर लीजिए, घबराया मत करिए आप लोग, ठीक है। घबराएंगे तो नहीं होगा काम, ठीक है। लोएस पठार, ठीक है। मेरे दिमाग में अगर कोई बातें आ भी जाती है ना, यहाँ भी लोएस कर लीजिए, ठीक है। मेरे दिमाग में कोई बात आ भी जाती है, गलती से गलती हो भी जाती है, तो दिमाग कहीं कहीं चलता रहता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लोएस पठार याद रखेगा। लाओस एक देश है। अब कहेंगे सर कैसे देश है? ऐसे नहीं दिमाग में आता है, जैसे मेरे मुंह से निकल गया लाओस तो दिमाग में चल रहा है दोस्तों क्या। अब देखिए जो भारत है, भारत से आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपका म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, लाओस आएगा, फिर वियतनाम आ जाएगा, वियतनाम के बाद फिर प्रशांत महासागर आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर नीचे देखेंगे तो फिलीपींस आ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इंडोनेशिया मिल जाएगा, और नीचे की तरफ, ठीक है, ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा। तो वियतनाम के ठीक पहले दोस्तों ये लाओस नाम का एक देश है, ठीक है। तो लगा यार कि कुछ तो गड़बड़ बोला मैंने, तो लाओस जो है वो देश है, और लोएस दोस्तों यहां पर वो मिट्टी है और वो पठार है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा आल्टीप्लानो पठार, ठीक है। थोड़ा सा एंटिक नाम दे दिया कि आप परेशान हो जाइए। आल्टीप्लानो पठार ये किस प्रसिद्ध पठार का नाम है, ठीक है। याद रखेगा, अभी पीछे आपने पढ़ा दोस्तों बोलिविया का पठार। कौन सा पठार पढ़ा? बोलिविया का पठार पढ़ा, बोलिविया का पठार पढ़ा। ये वही पठार दोस्तों जहां टीन की खान है। क्या दोस्तों? जहां पर क्या है? टीन की खान है, ठीक है। टीन की खान पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये वही पठार है दोस्तों, बोलिविया का पठार। और कहां पर दोस्तों? ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित था ना। पीछे आपने क्या पढ़ा? ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी को आल्टीप्लानो के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा पठार उत्तर में
कुनलुन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कुनलुन, या फिर दोस्तों हम पीछे जो कल वाली क्लास में मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों क्युनलुन, ठीक है, क्या पढ़ा था, क्युनलुन। अब आपको याद आ गया होगा कि क्युनलुन पर्वत श्रृंखला और पूर्व में जंगलों से ढके घाटियों से दोस्तों घिरा है। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों तिब्बत के पठार की ना, ठीक है, जिसके उत्तर की तरफ दोस्तों ये क्युनलुन का पठार था, पर्वत था, पठार नहीं पर्वत था, जो कि चीन में स्थित है, और दक्षिण की तरफ दोस्तों हिमालय पर्वत था, ठीक है। तो तिब्बत का पठार याद रखेंगे, ठीक है, कौन सा, तिब्बत का पठार, ये आप याद रखेगा, जिसके बारे में आज आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, ये तिब्बत का पठार हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों किससे घिरा हुआ है, तो एक और शब्द याद रखेगा, चिलियन पर्वतमाला से, ठीक है, चिलियन पर्वतमाला से यह घिरा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों यहां से और भी बनता है, ठीक है, ये दोस्तों गोबी का रेगिस्तान दोस्तों एक विभाजक के रूप में दोस्तों काम करता है, गोबी का रेगिस्तान, ठीक है, गोबी का रेगिस्तान, ठीक है, गोबी का रेगिस्तान दोस्तों यहां से एक विभाजक के रूप में दोस्तों काम करता है, वो भी इसी पठार के पास में है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप कनेक्ट करेंगे चीजों को, सवालों को, उतना ज्यादा अच्छे से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अरे आज तो पता ही नहीं चला क्लास, आज लगता है कि या तो हम ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा दिए, या तो आज सवाल तो कम नहीं हो सकता, सवाल तो फिक्स थे, ठीक है, आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, ठीक है। और अगली क्लास दोस्तों हमारा 250वां लेक्चर होगा, ज्योग्राफी का 20वां लेक्चर होगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और अगली क्लास में हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैदान के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक मैं कॉमन वीडियो और दूंगा, 1-2 वीडियो जिसमें अलग अलग स्थलाकृतियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे हवा के कारण कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, कुछ जल के कारण बनती हैं, मतलब अलग अलग तरह से अपर्दन होने के बाद भी दोस्तों कुछ अन्य स्थलाकृतियां होती हैं जो कि इस पर्वत, पठार और मैदान से हट करके हैं, तो उनसे भी दोस्तों संबंधित सवाल मैं आपको दूंगा, तब जाकर ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से दोस्तों चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एक निवेदन रहेगा, क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो आप लाइक जरूर कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ना, अच्छा खराब जैसा आपको महसूस हो। कितना समय चला जाएगा बताइए, इतने समय आपने क्लास देखा तो 2-4 शब्द नितिन सर के लिए लिखने में कितना समय आपका चला जाएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लिखिए, यही आपसे निवेदन है। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो वहाँ तक दोस्तों वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें मिल पाएँ, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है और बहुत सारी किताबों पर हमने काम किया है, वो किताब आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। ये किताब अगर परचेज करते हैं तो 3 से 4 दिन में दोस्तों किताब आपके घर पहुँच जाएगी। कोई अलग से डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना, पूरी तरह से डिलीवरी फ्री है दोस्तों। आप कैसे लेना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, दोनों सुविधा दोस्तों अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो भी दोस्तों आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जो कि हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन फिलहाल समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपसे ही निवेदन है। बाकी जब तक आपका दिल न जीत लें तब तक तो दोस्तों हम प्रयास करते रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।